हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। हर साल करीब 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म भरते हैं और अपीयर करते हैं, बट इनमें से कुछ हजार बच्चे ही फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। एसएससी की तैयारी के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के लिए आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी। आलोक कुमार इस समय अहमदाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस में एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर कार्यरत हैं। इनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ था। आलोक, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट को ये बताइए कि आप इस समय कहाँ पे पोस्टेड हैं और किस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे अभी मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस में। हैं जी। और मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं अहमदाबाद में जॉब करते हुए। ओके, तो ये एक्साइज इंस्पेक्टर और जीएसटी एक ही चीज है या अलग अलग डिपार्टमेंट है? ये आप कैसे, मतलब एक्साइज में कैसे से जीएसटी में कैसे आना हुआ? यह 2016 से पहले ये एक्साइज डिपार्टमेंट हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। बट 2016 में जून जून 2016 से जीएसटी डिपार्टमेंट आ गया। तो एक्साइज इंस्पेक्टर्स को एक्साइज रिजीम से वो शिफ्ट होके जीएसटी रिजीम में आ गए। तो अब एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं रही है। और जीएसटी सारे ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, सो आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई की? आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ कहाँ से रही? मैं बेसिकली आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। ओके। और मेरी स्कूलिंग आजमगढ़ से हुई थी। उसके बाद मैंने बीटेक बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ से किया हुआ है। ओके, तो आपने पढ़ाई की आजमगढ़ और लखनऊ से, और इस समय आप अहमदाबाद में हो, तो मतलब आप घर से काफ़ी दूर पोस्टेड हैं इस समय। जी बिल्कुल। तो घर आना जाना हो पाता है या कम छुट्टी मिलती है? छुट्टियां थोड़ी लिमिटेड हैं, साल में 3-4 बार ही जाना हो पाता है घर के लिए। ओके, तो कुछ आजमगढ़ के बारे में बात की, कैसी जगह है आजमगढ़? क्या आपका बैकग्राउंड, मतलब कैसा रहा वहाँ का बचपन? आजमगढ़ एक छोटा सा शहर है, और काफी शांत शहर है। ओके। और फिर मेरी स्कूलिंग वहाँ पे एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्कूल, वहाँ से हुई है। अच्छा, तो आपने जो बीटेक की है वो बापू बनारसी दास से किया है जी। जी। तो बीटेक के बाद फिर एसएससी के लिए कैसे आपने डिसाइड किया? बीटेक में बीटेक में एडमिशन होने के बाद फिर ऐसे हम पेपर्स दे रहे थे और एग्जाम्स क्लियर करते जा रहे थे बीटेक के। बट ऐसा कोई फाइनल गोल नहीं था कि आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है। तो जब फाइनल ईयर में जाना हुआ तो फिर ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या हुआ, क्योंकि कोई कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं था। तो फिर सिलेबस देखना शुरू किया कि किस चीज की तैयारी की जा सकती है, कैसे की जा सकती है। तो जब एसएससी का सिलेबस देखा तो लगा कि हाँ, ये पेपर क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक मैथ्स थे, इंग्लिश था, रीजनिंग था और जीएस था। तो इस आधार पे डिसाइड किया कि हाँ, एसएससी का एग्जाम देना चाहिए। ओके, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या आपने एग्जाम दिया था इससे पहले भी जब आपका सिलेक्शन हुआ फाइनल? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा नहीं हो पाया था, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट देने के बाद काफ़ी निराश हो जाता है कि अब कैसे फिर से तैयारी करनी है, आगे कैसे मोटिवेट रहना है। तो इस बारे में आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? कैसे इस तरह की चीज़ों को डील किया जाए? इस बारे में एक चीज ये देखना होगा कि एसएससी का एग्जाम थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो काफी टाइम लेते हैं पेपर्स को कंडक्ट कराने में भी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर करने में, फिर ज्वाइनिंग कराने में भी। जी। बट स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि एंड रिजल्ट काफी इसका अच्छा है। तो जैसे कि एक कहावत भी है कि इंतजार का फल मीठा होता है। जी। तो उस बेस पे वो उनको देखना चाहिए कि हाँ, हम वेट करें, एग्जाम में तैयारी करें। टाइम, इसके एक फायदे भी है कि आपको टाइम भी मिल जाता है तैयारी करने का। तो टाइम, उस चीज को आप एज ए पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं कि ज्यादा टाइम मिलता है तो आप ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करके यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को। और फिर एंड रिजल्ट में आपको एक अच्छी रेस्पेक्टेड जॉब मिलती है, तो आपके लिए वो
एक बेनिफिट है कि आपको टाइम मिल रहा है, तो मतलब तो बच्चों को उसे अपने डिमोटिवेट। लॉन्ग टर्म गोल पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या अचीव करेंगे, बिल्कुल। ना कि इस पे कि आप हम्म। अभी फेल कर गए, आप आगे अपने हम्म। फोकस करो। अ- राइट। अगर आप शॉर्ट में देखते हैं तो लगता है कि हाँ काफी टाइम जा रहा है, बट आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे और पीछे की तरफ देखेंगे तो लगेगा ठीक है, जो एक टाइम तो लगा बट एक हमें अच्छी जॉब मिली है, तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो एसएससी की तैयारी मतलब जॉब के साथ साथ की जा सकती है, क्योंकि आप कह रहे हो इतना टाइम रहता है, तो जॉब के साथ क्या एसएससी की हम्म। तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है एसएससी की तैयारी। एक एसएससी का सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, तो आप जॉब के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया तो क्या माहौल था, घर वालों का कैसा रिस्पॉन्स था, कैसा लगा सबको? कैसे, सबसे पहले किसको बताया आपने? हम्म। सबसे पहले तो पिताजी को बताया था, तो फिर घर में सब लोग साथ में ही थे, तो काफी खुश हुए थे सारे लोग कि हाँ एक। आज के टाइम में बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर तो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी हर जगह करीब करीब कोचिंग खुलना शुरू हो चुकी है छोटे बड़े शहरों में। तो आपका इस पे क्या व्यू है? मेरा इस पे व्यू है कि आप एक अच्छी कोचिंग सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब दोनों पे अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। बट इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत हुए कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को आप एक्सेस मिल जाए तो आप ज्यादा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी एक चूज कर लीजिए, और एक ही कंटेंट को आप ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए, और मतलब एक ज्यादा ही इधर टीचर को उधर फॉलो भागने करते की। हुए आप, हाँ। बिल्कुल। ओके। क्योंकि आप जितना अधिक मार्केट में जाएंगे उतना आपको ज्यादा कंटेंट मिलेंगे, बट वो आपको उतना फायदा नहीं करेगा। आप एक अपना जो भी एग्जाम का पेपर्स है उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आपको कितना पढ़ना है, और एक टीचर दो टीचर बस इतने पे ही आप रहिए, और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ओके। तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स को लेके? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से आते हैं, तो हम्म। एग्जैक्टली वो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश होती है, क्योंकि वो मैथ्स अच्छी कर जी सकते बिल्कुल। हैं, रीजनिंग में वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जीके भी कुछ लगाई जाता है, लेकिन हम्म। बहुत से अच्छे बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं। तो उसमें आपका क्या रोल रहता था, आपका क्या स्ट्रैटेजी थी, आप कैसे फॉलो करते थे फैसिलिटीज को? अब मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि इंग्लिश जो है वो की है एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि यह प्री में भी आता है, फिर मेंस में भी आता है, और इस समय मेरे ख्याल से लेटर या ऐसे हो इंटरव्यू की जगह उसको डिस्क्रिप्टिव रिप्लेस कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जी। हम्म। तो आपको ये बिल्कुल गांठ बात लेनी चाहिए कि आप बिना इंग्लिश के आप सरवाइव नहीं कर सकते एसएससी का एग्जाम। तो जैसे कि यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं तो उनका अ, थोड़ा बैकग्राउंड कमजोर होता है इंग्लिश के लिए, बट ऐसा एसएससी में ये आपको एक एडवांटेज मिलता है कि क्वेश्चन थोड़े रिपीटेटिव से आते हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। कोई मतलब बहुत ही हरक्यूलियन टास्क नहीं है ये ऐसा करना। ओके। तो मतलब कैसे किस तरह से इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, जैसे वोकैब और ये सारी चीजें, किस तरह से आप एक रूटीन कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए इनको? इंग्लिश के लिए बेस्ट ये है कि आप जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, बुक्स के थ्रू मिल रहा है, आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एक आप टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हाँ मुझे हाफ एन आवर सिनोनिम्स एंटोनिम्स देना है, हाफ एन आवर वन वर्ड्स देने हैं, और फिर मुझे ग्रामर पढ़नी है। तो आप एक अपना रूटीन फिक्स कर लीजिए, और कम से कम मेरे हिसाब से 2.5 से 3 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए डेली। ओके। आपका क्या रूटीन होता था, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे आप? मेन फोकस हमारा मैथ्स और इंग्लिश पे ही रहता था, क्योंकि यह मेंस में 200 मार्क्स के आते हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश पे ही फोकस रहता था। मैं जैसे शुरू से ही बताना चाहूंगा, जैसे कि रीजनिंग पे फर्स्ट आ जाते हैं, तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके पैटर्न फिक्स होते हैं कि हाँ इस पैटर्न के इतने क्वेश्चन आएंगे, इस पैटर्न के इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक अपना
व्यू लाइन बना लीजिए कि हाँ आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि ये आ रहे हैं, तो आप फिर मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उससे आपका होता रहेगा। मतलब उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, बट आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर मॉक टेस्ट में आपको उसी क्वेश्चन के डिफरेंट वेराइटीज मिलती रहेंगी, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं रीजनिंग को। ओके। अच्छा, बहुत से बच्चे जीके को लेके बहुत कैजुअल होते हैं कि जीके लास्ट के 1 महीने 15 दिन पढ़ेंगे और उतने में काम हो जाएगा, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, मेंस में जीके आती नहीं है। तो ये इस अप्रोच के बारे में आप क्या कहेंगे कि जीके लास्ट में पढ़ना ठीक है? कैसे जीके करोगे मैं? मैं अपना अप्रोच इसमें बताना चाहूंगा। जीके में क्या है, जीके का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो आप कोई भी कैंडिडेट इसको फुली कवर तो नहीं कर सकता, बट आप इसको लाइटली भी नहीं ले सकते जीके में, क्योंकि नंबर्स तो नंबर्स है, जो चाहे वो मैथ्स के नंबर हो या चाहे जीएस के नंबर हो। तो राइट। मेरा जो स्ट्रेटजी थी कि आप करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर आपको बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल इसे छोड़ नहीं सकते, आपको कम से कम करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, और एक बेसिक 1 आवर्स तो आपको डेली, तो डेली अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं एक दिन, बट आप ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब अल्टरनेट डे पे आपको पढ़ना चाहिए। एक मतलब आपको आप इसको शुरू बेसिक से मेरे थोड़ा-थोड़ा लेके चलना होगा। कंटेंट आपको मिल जाएंगे हर जगह, तो आप उस हिसाब से एक आप पेपर्स भी देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहनी चाहिए, बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते इसको। बट हाँ ये भी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप इसका सिलेबस कवर करना थोड़ा टफ है जीएस का। ओके। तो बट मेरा यही थोड़ा-थोड़ा है कि कवर आप करते रहना है। हाँ थोड़ा थोड़ा कवर करते रहिए, और मॉक टेस्ट से भी इसमें फायदा मिलता है, तो थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो आप अभी आपने एक चीज़ कही मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक हम्म टेस्ट के बारे में आप कब से मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए? मतलब तैयारी की शुरुआत से ही, या फिर बीच में कहीं यहाँ पे, या लास्ट में जब एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हों तब? और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब में? मॉक टेस्ट आपको इस बहुत ही, जैसे आप जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं एकदम इनिशियल फेज में, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको मॉक टेस्ट देने के लिए। पहले आप एक मॉक टेस्ट से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हाँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। फिर आप उस जो भी उस सिलेबस को फिर कवर करने की कोशिश कीजिए कि हाँ इस सिलेबस इससे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले उस सिलेबस को कवर कर लीजिए। जब आपके लगभग 80% तक सिलेबस सारे कवर हो जाए, सारे सेगमेंट्स के, मैथ इंग्लिश जीएस और रीजनिंग के, फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। ओके। तो और मॉक टेस्ट मॉक मतलब टेस्ट रेगु जी, जी। मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है एसएससी का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। और आप इसको अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं, जब एग्जाम्स आपके रह जाएं 2-3 महीने या 3-4 महीने, तो आप अल्टरन डेली भी देना जरूरी नहीं है, आप अल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट एक दिन में दे सकते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट आप दीजिए, फिर उसको हम्म एनालाइज करिए, फिर हम्म। मॉक टेस्ट, मतलब एक डेली बिल्कुल जब आपको हाँ, ऐसा नहीं कि बस मॉक टेस्ट दे दिया और अपने नंबर्स काउंट कर लिया, ऐसा आपको अपने वीकनेस पे ध्यान देना होगा कि मॉक टेस्ट में मेरे किस सेगमेंट्स में कम नंबर रह जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको फिर उस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ओके। थैंक यू आलोक। आपने जो भी चीज़ें बताई, आई होप कि ये स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेंगी, और आने वाले एसएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा आपके इस ओवरव्यू और हेल्प स्ट्रैटेजी प्लान से। थैंक यू। आप जी बिल्कुल। इतना टाइम अपने टाइम दिया हमको। थैंक यू।